हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता स्पेसिफिसिटी विशेषता किनकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो बड़ी आसानी से आप इनको समझ सकते हैं। इनमें कोई ऐसी टफ बात नहीं जो आप ना समझ सकें। ठीक है, आइए एकेडमिक के लेवल की 12th क्लास तक के स्टैंडर्ड की सारी बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा। ध्यान दें, पहली चीज़ क्या चीज़ है कि जो ये तरंगे हैं ये त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं, या यूं कहें आवेशों के किससे? दोलन द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं। त्वरित आवेशों का मतलब कैसे उत्पन्न होती हैं? आवेशों के चाहे दोलन से कह लीजिए, चाहे त्वरित किससे कह लीजिए, आवेशों से। ठीक है ना, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ये चीज। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इन वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, और दोनों परपेंडिकुलर के साथ साथ समान कला में कंपन करते हैं। समान कला में कंपन करने का मतलब ये है, जैसे अगर मान लें कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मोशन में है, यानी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो जेड एक्स पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और एक्स अक्ष और y अक्ष पर उसके कौन है? ये x, ये y, ये मान लेते हैं z। x अक्ष पर उसका वैद्युत क्षेत्र है, यानी वैद्युत वेक्टर ऑसिलेशन कंपन कर रहे हैं, और y अक्ष पर उसके चुंबकीय वेक्टर क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। तो कहने की बात मैंने क्या चीज कही कि पहली बात तो लंबवत दिशाओं में कौन कौन? कौन कौन? ई वेक्टर और कौन बेटा? ये हमारा बी वेक्टर। दोनों ही तरंग संचरण के पहली बात तो लंबवत है। ये ई वेक्टर हमारा वेग जिस तरफ बढ़ रहा है, कौन? तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, उसके भी लंबवत है। ये हमारा बी वेक्टर यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह भी इसके किसके बेटा? इसके लंबवत है। ये देखें ये देखिए, तो ये जो हमारा बी वेक्टर है, चुंबकीय जो क्षेत्र है, वह भी तरंग संचरण के लंबवत है, और दोनों आपस में भी लंबवत हैं। ये देखिए मैंने दिखाया है, ई वेक्टर और कौन? बी वेक्टर। दूसरी चीज इसमें क्या कहनी है बेटा कि ये दोनों ही, पहली चीज तो ये हो गया दोनों आपस में लंबवत, दोनों तरंग संचरण के लंबवत, या ऊर्जा जिस तरफ प्रवाहित हो रही है उसके भी लंबवत है, ई और कौन बेटा? बी। उसके बाद क्या चीज कहनी है मुझसे कि दोनों समान कला में कंपन करते हैं। समान कला में यद्यपि दोनों एक दूसरे से हैं 90 अंश के अंतर पर, ठीक है ना, दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, लेकिन दोनों समान कला में है, मीनिंग फेज सेम है दोनों का। जब इसका क्या है? श्रृंग है, तो इसका भी श्रृंग है। जब इसका क्या है बेटा? ये देख लीजिए कि जब इसका गर्त है तो अगर आप देखिए इसका भी गर्त है। एक्चुअल में ये अंदर के डायरेक्शन में, जो आपको ऐसे में बना के दिखाता हूं, ये अंदर के डायरेक्शन में है, आप समझ सकते हैं। यानी क्या चीज आपको कई बार बताया, वैद्युत ऊपर तो चुंबकत्व आगे, फिर अगली बार क्या हुआ? वैद्युत कहां? नीचे, ठीक है ना, तो चुंबकत्व कहां? अंदर की ओर। समझ सके इस चीज को? यानी कि एक बार समझ लें इस चीज को, बहुत इजी है ये चीज बेटा। ये देखिए वैद्युत है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। ठीक है बेटा, ये ई वेक्टर है, तो ये हमारा बी वेक्टर है, और ये बी वेक्टर बाहर की ओर है, जिसको मैं ऐसे दिखाता हूं, है तो बाहर की ओर। फिर हमारा ये ई वेक्टर है नीचे की ओर, तो फिर जो बी है वो कहां की ओर है? अंदर की ओर है। फिर अगली बार फिर क्या हुआ? बी वेक्टर हमारा इस तरफ है, और जो ई वेक्टर है हमारा बेटा वो ऊपर किसकी एक्सिस में है? वाई एक्स एक्सिस के किस में है? डायरेक्शन में है। ये इतनी बातें हो गई। दोनों समान कला में है और समान आवृत्ति से कंपन करते हैं। समान आवृत्ति से कंपन करने का मतलब ये देखें, जब इनका एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो इनका भी कितना साइकिल कंप्लीट हुआ है? एक ही साइकिल कंप्लीट हुआ है।
फिर देखें अगर इनका फिर दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ होता तो ई का भी कौन सा साइकिल, दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ होता। यानी कहने की मीनिंग क्या है, दोनों की आवृत्ति बिल्कुल क्या होती है, समान होती है। समझ सके, जितने साइकिल इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट करेगा उतने ही साइकिल मैग्नेटिक फील्ड भी कंप्लीट करेगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, लेट्स कंसीडर, अगर मैं आपसे कहता हूं मान लीजिए कि ई के बारे में कि ई का जो इक्वेशन है वो चूंकि वाई, हम लोगों ने ई को यहां पर तो हमने किससे दिखाया है, मान लीजिए इसको मैं वाई कहता, इसको मैं वाई कहता, इसको, ठीक है ना, इसको मैं अगर वाई से दिखाता हूं तो आप, और इसको जेड कह दूं, इसको जेड कह दूं, इसको वाई एक्सिस कह दूं, अगर मैं इसको क्या कह दूं, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस है। अगर ऐसी कंडीशन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो अगर मैं यहां से आपसे कहूं तो जो हमारा ई है, ई वैद्युत क्षेत्र, इसका इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर ऐसे कह दे के एक्स माइनस ओमेगा टी। बहुत इजीली ये चीज हो भी गई। अब देख लें, ये चूंकि अब ये हमारा ई हो गया, ठीक, क्योंकि साइन कर्व के रूप में हमने किसको प्राप्त किया है, वैद्युत क्षेत्र को प्राप्त किया है। अब यहां देखिए जरा, चुंबकीय क्षेत्र को भी देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र भी साइन कर्व है, ठीक है, बशर्ते किस एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर। हम देख लेते हैं बी के इक्वेशन को, बी बराबर बी डॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन हो गए किनके, उन वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के, यानी कि वैद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर। वैद्युत वेक्टर ये है हमारा और चुंबकीय वेक्टर ये है। वैद्युत वेक्टर चुंबकीय वेक्टरों के कंपनों के, वाइब्रेशन के, दोलन के इक्वेशन हो गए ये, ठीक है। अब देखते हैं जरा अगली बात क्या कहते हैं। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इनकी, कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मोशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, प्रोपागेशन के लिए किसी मीडियम की क्या नहीं होती है, नीड नहीं होती है। ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं, ठीक है ना। और मैं बता दूं, निर्वात में जो इनकी चाल होती है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो निर्वात में चाल होती है, 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 होती है, जहां μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। इस चाल से ही विद्युत चुंबकीय तरंगें, इस चाल से ही विद्युत चुंबकीय तरंगें वैक्यूम में प्रोपागेशन करती हैं, संचरण करती हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। उसके बाद मैं आपसे ये भी चीज कहना चाहूंगा, क्या चीज, कि मैं आपको बताऊं वैक्यूम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल मैक्सिमम होती है। वैक्यूम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल मैक्सिमम होती है। उसके बाद मैं क्या चीज कहूं, अगर मान लीजिए जरूरी नहीं है कि विद्युत चुंबकीय तरंग हमेशा निर्वात में चले, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग वाटर में, ग्लास में या किसी अदर मीडियम में चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उनका जो चाल होता है ये 1/√μ इंटू एप्सिलॉन होता है, जहां म्यू क्या है, म्यू किसी अन्य माध्यम की सिर्फ चुंबकशीलता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिविटी, ठीक है ना, या मैग्नेटिक परमिटिविटी, ठीक है, चुंबकशीलता है ये। और ये एप्सिलॉन ये आपकी विद्युतशीलता है किसी भी माध्यम की, इसको आप विद्युतशीलता बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपसे क्या चीज कहना है मुझे इसमें, सर ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, आपको इनके बारे में बखूबी पहले बताया जा चुका है। रही बात म्यू की, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, क्या चीज, ये माध्यम की चुंबकशीलता है, माध्यम की चुंबकशीलता म्यू और निर्वात की चुंबकशीलता μ0, इससे μr मिलता है, जिसको आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। कौन सी चुंबकशीलता कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं μr को। ठीक ऐसे ही एप्सिलॉन ये माध्यम की विद्युतशीलता है, इसको
एप्सिलॉन, इसको निर्वात की विद्युतशीलता से डिवाइड कर देने पर हमको K मिल जाता है। चाहे तो आप इसको एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हैं, और इसे माध्यम का परावैद्युतांक, चीजें एक ही हैं, मान आपको मिल गया। ये उस माध्यम में प्रकाश की चाल है जो निर्वात नहीं है, जो मुक्त आकाश नहीं है, वहां ये विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है। माफ कीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग को आप जब में कभी प्रकाश निकल जाता है बाय द वे, तो आप उसको विद्युत चुंबकीय तरंग ही समझिएगा। उसके बाद फिर मैं आपसे क्या चीज कहूंगा कि किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है, किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है, वो उस माध्यम के वैद्युत एवं चुंबकीय गुणों पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। किसी भी मीडियम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल उस माध्यम के विद्युतीय एवं चुंबकीय गुणों पर निर्भर करती है, ना कि आयाम पर निर्भर करती है। आयाम का मतलब कितना मान है, इस पर नहीं डिपेंड करता कि कितना मान है किसका, ई का अथवा बी का, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कितना मान है, इस पर नहीं डिपेंड करता, बल्कि उसके विद्युतीय एवं चुंबकीय गुणों पर डिपेंड करता है। मीनिंग इस स्टेटमेंट का ये है कि वो कितना विद्युतीय क्षेत्र को अपने अंदर प्रोपागेट होने देता है, अथवा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने देता है। अब देख लीजिए अगली चीज क्या कहते हैं कि समदैशिक और समांगी माध्यमों में, समदैशिक आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस मीडियम में इनका पथ सरल रेखा होता है। यानी कि अगर समांग माध्यम है, वायु है तो सिर्फ वायु, ठीक है ना, अथवा निर्वात है तो सिर्फ निर्वात है अगर, अथवा यूं कह दें कि आइसोट्रॉपिक का मतलब कोई हलचल नहीं है मीडियम में, मीडियम बिल्कुल स्टिल है, तो ऐसे मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये सरल रेखा पर चलती हैं, और इनका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आप सबको पता होना चाहिए कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा वही होगी, कौन सी होगी, जो आप देख पा रहे हैं इस समय, यही दिशा है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आप समझदारी करते हैं तो अगर मैं कहूं कि ई वेक्टर ऊपर है, बी वेक्टर सामने है, ई वेक्टर ऊपर, बी वेक्टर कहाँ है, सामने है, ई वेक्टर ऊपर, बी वेक्टर सामने है, तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये है बेटा, ये ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दोनों के लंबवत, ई के भी और किसके भी, बी के भी, दोनों के लंबवत, ई के भी और किसके भी, बी के भी। आपको पता होना चाहिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो इन दोनों के, ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर। किसका डायरेक्शन, ए का नहीं, बी का नहीं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो ए के भी और बी के भी दोनों के परपेंडिकुलर। अब आपको ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आपसे कहता हूं मैं बेटा, तो जो हम आपसे कहने चल रहे हैं क्या चीज, कि विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं बेटा, इनका जो प्रोपागेशन होता है वो ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर, ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये ई है, ये बी है। अगर मान लीजिए ई वाई एक्सिस पर है, बी जेड एक्सिस पर है, इसका मतलब जो प्रोपागेशन होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी किस एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर, ई ऊपर बी सामने, ऐसे तो जो प्रोपागेशन होगा वो इस तरफ होगा, एक्स एक्सिस पर। चलिए अगली चीज क्या आपसे कहते हैं कि याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता, ये आवेश आश्रित नहीं होते हैं, ये चार्ज डिपेंडिंग नहीं होते हैं, चार्ज का इनसे कोई लेना देना नहीं, इनको उत्पन्न तो करते हैं चार्ज से, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगें स्वयं पर चार्ज आवेश धारण नहीं करती हैं। मैं आपको बता दूं कि इन पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गुजर रही हो और हम कोई वैद्युत क्षेत्र लगा दें,
अथवा हम कोई क्या लगा दें, चुंबकीय क्षेत्र से इनको गुजार दें, चाहे वैद्युत से गुजार दें और चाहे चुंबकीय क्षेत्र से इनको गुजार दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, इन वेव्स में कोई भी विचलन नहीं होगा, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ये बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगी, क्योंकि इन पर चार्ज नहीं है। केवल चार्ज्ड पार्टिकल को ही इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, डिफेक्ट कर सकते हैं चार्ज्ड पार्टिकल को। लेकिन अब आपसे ये कहते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई चार्ज नहीं होता, इस पर चार्ज होता ही नहीं, ये कोई पार्टिकल नहीं है चार्ज का कि ये डेविएट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। अगली चर्चा है, यानी कि इन क्षेत्रों में इनका पथ जो होता है वो बिल्कुल अप्रभावित होता है। अगर सीधी रेखा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रही है, प्रोपागेट कर रही है, एक सीधी रेखा में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रही है, प्रोपागेट कर रही है, एक सिंपल लाइन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर प्रोपागेट कर रही है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं सिंपली क्या चीज कि इन पर, और अगर वहां रास्ते में ई या फिर बी मिल भी जाए तो इनमें कोई विचलन नहीं होगा। अगर मैं जिस कमरे में खड़ा हूं, मान लो मैं विद्युत चुंबकीय तरंग हूं, इस कमरे की छत और जमीन आवेशित है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो मैं वैद्युत क्षेत्र में हूं। लेकिन अगर मैं विद्युत चुंबकीय तरंग हूं तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आवेश अनाश्रित हूं, मुझे आवेश से कोई फर्क, कोई लेना देना नहीं है। ये तो बात रह गई, मान लीजिए किसकी बेटा, किसकी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की। अगली गुण हो गई, अब आपसे क्या चीज कहते हैं, एक चीज और बेटा, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्यों अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं? क्योंकि तरंगें दो प्रकार की हैं, यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंग की, तो आपको समझना होगा अनुदैर्घ्य तरंग, जो मेरी आवाज है ये अनुदैर्घ्य तरंग है। जब ये माध्यम में चलती है तो संपीडन और विरलन बनता है, संपीडन और क्या बनता है, विरलन बनता है। जब ये माध्यम में क्या होती हैं, संचरित होती हैं, संपीडन विरलन, संपीडन विरलन, संपीडन विरलन होता है, ठीक है ना। लेकिन ये यांत्रिक तरंगों का अनुदैर्घ्य तरंग है। लेकिन अगर इसकी बात करें, श्रृंगगर्त श्रृंगगर्त श्रृंगगर्त, तो ये जो तरंगे बनती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अर्थात ऐसा तब होता है जब माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत ऊपर अथवा कहां कंपन करें, नीचे। ये तरंग संचरण है बेटा, इसके लंबवत ऊपर अथवा इसके लंबवत कहां, नीचे कंपन करें माध्यम के कण, तो ये कौन सी तरंगे हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगर आप ध्यान दें तो जो ई वेक्टर है, ई वेक्टर का कंपन ऐसे ऐसे और बी वेक्टर का कंपन ऐसे ऐसे हो रहा है। यानी क्या चीज, अगर ये तरंग संचरण है तो ई वेक्टर ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है और बी वेक्टर ऐसे ऐसे। आज सर्दी बहुत है। वाह, ये बात हो गई बेटा। उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं, मैंने देखा क्या चीज कि जो ई वेक्टर है ये भी तरंग संचरण की कैसी लंबवत कंपन कर रही हैं, ये देख लीजिए। और जो बी वेक्टर है ये भी तरंग संचरण के कैसे कंपन कर रही हैं, लंबवत कंपन कर रही हैं। तो क्या हुआ, जब अगर यांत्रिक तरंग है तो माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं, माध्यम के कण कब, यांत्रिक तरंगों में। लेकिन ये तो यांत्रिक तरंगे हैं नहीं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं उनमें ये जो वैद्युत वेक्टर्स हैं, आप इनको कण मान सकते हैं, कण नहीं है। पहली बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, देयर इज नो पार्टिकल्स। बट हम कहने क्या जा रहे हैं कि जिनसे भी ये तरंगे बनी हैं, जो भी गति कर रहा है वो यही वैद्युत वेक्टर और कौन है, चुंबकीय वेक्टर हैं। और इनका जो मोशन है, इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इनका जो चेंजिंग है, इनकी जो भी जो है प्रतिक्रिया है, वो तरंग संचरण के लंबवत ऊपर और सामने ऐसे ऐसे है। मतलब कहने का ये है मेरे कि तरंग संचरण के लंबवत जो दोलन है वैद्युत क्षेत्र का और किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, ऑसिलेशन ऑफ द ई वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ई वेक्टर और किसका, बी वेक्टर का जो मोशन है वो बताता है इनको क्या, कि ई वेक्टर के और बी वेक्टर के
इस v के तरंग संचरण के लंबवत कंपन करने के कारण ये कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए ये बातें हो गई। उसके बाद हम आपसे क्या चीज कह रहे हैं कि ये जो तरंगे हैं, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये भी अपवर्तन दिखाती हैं, ये भी परावर्तन शो करती हैं, ये भी विवर्तन शो करती हैं, व्यतिकरण शो करती हैं और ध्रुवण शो करती हैं। ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण सभी चीजें शो करती हैं, तरंग के सारे गुण शो करती हैं। उसके बाद मैं आपसे ये भी कहूंगा कि ये तरंगे ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण करती हैं, वहन करती हैं, यानी इन तरंगों में भी ऊर्जा और संवेग होता है। अगर संवेग होता है तो जाहिर सी बात है, जिसमें संवेग है वो किसी पृष्ठ पर क्या डालेगा, दाब डालेगा। किसमें, जिसमें संवेग है, जिसमें संवेग है वो जब किसी से टकराएगा तो उस पर बल लगाएगा। न्यूटन के दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जिसमें संवेग है, जिसमें क्या है, संवेग है, तो संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। और मैं बता दूं, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा और संवेग दोनों है, यानी जब ये टकराती हैं किसी पृष्ठ से तो उस पर दाब डालती हैं, और उस दाब की जो वैल्यू होती है P, वो बेटा I/C 1+ कितनी होती है, रो होती है। I तरंग की तीव्रता है, अभी मैं डिक्टेट कर दूंगा क्या है तीव्रता, C तरंग की चाल है, और रो ये क्या चीज है, ये बेटा आप इसको परावर्तन गुणांक कह सकते हैं। उस पृष्ठ का परावर्तन गुणांक है जिस पृष्ठ से विद्युत चुंबकीय तरंग क्या करती है, टकराती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा डाला जाने वाला दाब है। उसके बाद फिर अगली चीज मैं आपसे क्या कहने वाला हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात जो होता है बेटा, मैं ERMS बटे क्या भी ले सकता हूं, BRMS भी ले सकता हूं। क्यों लूंगा ERMS और BRMS? मैं जैसे E/B तो समझ में आया, ठीक है ना, क्योंकि कलाएं समान होती हैं हर जगह। E और किसकी, B की। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की कला समान है। जब अधिकतम तो दोनों एक साथ अधिकतम, न्यूनतम तो दोनों एक साथ न्यूनतम, ठीक है ना। तो क्या चीज कह रहा है, E और जो B है बेटा, ये E0 बटे B0, लेकिन ERMS बटे BRMS क्यों लिया सर? क्योंकि आप देख लें इनका भी स्वरूप वही है जो प्रत्यावर्ती धारा वाले का स्वरूप था। जो किसका स्वरूप था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले का स्वरूप था। और अगर वही स्वरूप है तो इस कारण से मुझे कहना पड़ा, प्रत्यावर्ती धारा वाला स्वरूप होने के कारण ही कहना पड़ा कि हर चक्र में हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग माध्य मूल निकालना पड़ेगा, तब एक चक्र का हमको औसत E मिलेगा। क्योंकि E का मान परमानेंट बदल रहा है, आप देख लें साइन कर्व का मान परमानेंट बदलता है एक पूरे चक्र में, तो E का मान और B का मान परमानेंट बदल रहा है एक पूरी साइकिल में, इसलिए ERMS बटे BRMS लेना पड़ा। और इसकी जो क्या बोलते हैं निष्पत्ति होती है, वैल्यू होती है, अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो कितना होता है बेटा, C होता है। अब देख लें, यानी प्रकाश की चाल होता है। अगली चीज क्या कह रहे हैं आपसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग का परिसर, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति का परिसर अगर 4×10⁻14 हर्ट्ज से 8×10⁻14 हर्ट्ज है, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति का परिसर 4×10⁻14 हर्ट्ज से अगर 8×10 कितना हर्ट्ज है, 14 हर्ट्ज है, तो मैं आपको बता दूं ये विद्युत चुंबकीय तरंग का वह क्षेत्र है जिसमें प्रकाश तरंगे आती हैं, ये जो विबग्योर हम कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के इस परिसर की आवृत्ति वाले तरंगों को हम प्रकाश तरंगों में लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये प्रकाश ऊर्जा का संचरण करती हैं, और मैं बता दूं कि प्रकाश के समस्त प्रकाशीय गुण इस वैद्युत वेक्टर पर डिपेंड करते हैं, E वेक्टर पर डिपेंड करते हैं। प्रकाश का समस्त प्रकाशीय गुण की वस्तुओं को देखा सकता है, कलरफुल होता है, ये सारी चीजें वैद्युत वेक्टर पर डिपेंड करती हैं। मैं आपको इनके बारे में ये भी कहूंगा कि यही हमारी दृष्टि नाड़ियों को, हमारे नेत्र को यही क्या करती हैं, संचालित करती हैं, या यूं कहें नेत्र को इंटरैक्ट करके प्रभावित करती हैं, इंटरैक्शन करती हैं नेत्र से, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मैं बता दूं प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। उसके बाद क्या चीज कहते हैं
कि इन तरंगों, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहने चल रहा हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं इनकी निर्वात में चाल अधिकतम होती है और बिल्कुल भी आवृत्ति पर क्या नहीं करती, निर्भर नहीं करती। लेकिन बहुत दिमाग से समझिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल केवल तब आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती जब ये निर्वात में चलती हैं। सभी तरंगों की चाल उस समय समान होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की। लेकिन अगर मैं सब प्रकाश की चाल से चलती हूं उस समय जब निर्वात में चल रही होती हैं 3×10⁸ मीटर पर किससे, सेकंड से। लेकिन आपको बताएं, अगर विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अलावा किसी अदर मीडियम में चलती हैं, किसी अन्य माध्यम में चलती हैं, तब इनकी चाल समान नहीं होती। निर्वात के अलावा किसी भी अन्य माध्यम में चलेंगी अगर विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो उनकी चाल कुछ क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अलावा किसी भी अन्य माध्यम में चलेंगी तो इनकी चाल कुछ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अलावा किसी भी अन्य माध्यम में चलेंगी तो इनकी चाल कुछ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और ऐसी स्थिति में मैं बता दूं कि इनकी चाल आवृत्ति पर निर्भर करने लगेगी, यानी तब अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल भी अलग अलग होगी। अगर आवृत्ति बदलेगी तो चाल भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। मैं आपको बता देता हूं कि निर्वात के अतिरिक्त अन्य सभी माध्यमों में लाल कलर के प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे कहता हूं, मैं कुछ बातें इसमें से सिद्ध करके आपको दूंगा धीरे धीरे। अभी कुछ हेडिंग्स मैं आपको इसमें प्रूफ करके दूंगा, जरा सा क्या रखिए, हल्का सा पेशेंस रखिए। अगली चीज मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की जो ऊर्जा घनत्व होती है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की जो माध्य ऊर्जा घनत्व होती है, ऊर्जा घनत्व का औसत मान निर्वात में, मतलब एक चक्र में ऊर्जा, कितनी चक्र में ऊर्जा, एक चक्र में जो ऊर्जा होती है, ठीक है ना, माध्य ऊर्जा जो होती है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की U, यहां कहां लिख दे, मैं यहां लिख दे रहा हूं U बार, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की जो औसत ऊर्जा होती है, माध्य ऊर्जा होती है, 12ε0 E0 का स्क्वायर होती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं E0, ठीक है ना, या ε0 ERMS क्या कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं बेटा। ये सारी एनर्जीज होती हैं, या इसी की इक्वल्स, ये मैं सिद्ध करके आपको दूंगा, इक्वल्स इसके क्या चीज कह देते हैं बेटा, 12b²/μ0। आपको μ0 की वैल्यू पहले से पता ही है, ठीक है ना, या आप इसको BRMS स्क्वायर/μ क्या कह सकते हैं, 0। ये माध्य ऊर्जा है, औसत ऊर्जा है विद्युत चुंबकीय तरंग की, माध्य ऊर्जा है, औसत ऊर्जा है विद्युत चुंबकीय तरंग की। मैंने एक शब्द आपसे अभी कहा था कि मैं आपको तीव्रता बताऊंगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता क्या है। असल में किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, देख लीजिए। असल में किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो देख लीजिए, किसी भी तरंग की तीव्रता क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि तरंग अगर गुजर रही है तो मैं सच कहूं तो वो किसी ना किसी क्षेत्रफल से गुजर रही होगी, और गुजरने में कुछ क्या लगता होगा, समय लगता होगा, ठीक है ना। तो ऊर्जा की जितनी भी मात्रा प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समयांतराल में, ऊर्जा की जितनी भी मात्रा प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समयांतराल में गुजर जाती है उसे ही तीव्रता कहते हैं। अगर आपसे यहाँ एक चीज कहें, यूं रहने दीजिए, मान लीजिए ऊपर मैं यल का गुणा कर दूं, यानी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि t समय में ऊर्जा कितनी दूरी चले, l दूरी चले। मान लीजिए अगर t समय में ऊर्जा कितनी दूरी, L स्थान विस्थापित हो गई, यानी उसमें जो संचरण हुआ उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, यानी जितना विस्थापित हुई तरंग, सही शब्दों में कहें जितना विस्थापित हुई तरंग वो L लंबाई है, कितने समय में, T समय में। ऊपर भी L का मल्टी, नीचे भी L का मल्टी T। अब आपको बता दें U, और यहां पर A तो था ही, U है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ को हम क्या कहते हैं, इसको V कहते हैं, और L/T दूरी बटे क्या, L दूरी T समय में, तो L दूरी T समय में इसको आप चाल कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए U/T प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा है, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा, तो ये U है मल्टी तरंग की क्या बेटा, चाल। तो U कौन वाला होगा, माध्य वाला होगा।
एक चक्र की ऊर्जा प्रति एकांक किसमें बेटा, आयतन में, यानी कि U माध्य गुणे V, यही क्या है, यही किसी तरंग की तीव्रता कहलाती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं रहीं। आप इतना अगर स्टडी कर लेते हैं जितना मैंने बताया, तो आप बहुत आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको कॉम्पिटिटिव भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए इतना बहुत सफिशियंट है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।